अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज सलमान भटाविया और आज से हम इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 5 के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। और आज हमारा पहला सवाल है और पहला सवाल है 2016 का रेगुलर। अच्छा जी, अब हम सवाल को सॉल्व करने जा रहे हैं। जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सवाल आएगा तो आपने दो तीन चीज़ें देखनी है सवाल के अंदर। नंबर 1 ईयर एंड क्या है, और नंबर 2 रिक्वायरमेंट में उसने क्या क्या पूछा है। कभी कभी वो सिर्फ इनकम स्टेटमेंट मांगता है, सिर्फ बैलेंस शीट मांगता है, कभी कभी वो तीन चीज़ें मांग लेता है जैसे सवाल में मांगी है। तो इन नटशेल के रिक्वायरमेंट क्या है। चलें जी, इस सवाल के अंदर ईयर एंड है मेरे पास जून 30 2016। ठीक है जी। सर नॉर्मली दिसंबर भी देता है, जून भी देता है, तो ये मिस्टेक हमसे ना हो जाए, इसलिए ईयर एंड देखना बहुत ज़रूरी है। और रिक्वायरमेंट में क्या है, तो रिक्वायरमेंट में उसने तीन स्टेटमेंट्स मांगी हुई हैं। एक उसने मांगा हुआ है इनकम स्टेटमेंट, दूसरा उसने मांगा हुआ है स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग, और तीसरा उसकी रिक्वायरमेंट है बैलेंस शीट। सर ये क्या होती है स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग, ये हम देखेंगे इंशाल्लाह आज जब हम सवाल सॉल्व कर रहे होंगे। क्योंकि ये आपकी कोर्स में कंपनी अकाउंट्स है, पार्ट 1 तक आपने सोल प्रोप्राइटर्स के अकाउंट्स पढ़े थे और उसके अंदर स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स नहीं होती थी। ये कुछ डिफरेंट चीज़ है, इंशाल्लाह जब हम सॉल्व कर रहे होंगे तो मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले एक मैं वीडियोस पे बना चुका हूँ कि हाउ टू सॉल्व फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्वेश्चंस। तो अगर कोई चाहे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, उसको देख ले ताकि उसको हेल्प हो जाएगी कि किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का सवाल हो तो उसको सॉल्व कैसे किया जाता है। यहाँ पे भी उसके आपको कुछ आइडियाज़ मिल जाएंगे, लेकिन उसमें मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, तो अगर वहाँ से कोई देख ले तो उसको ज़्यादा हेल्प होगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, इस सवाल को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वो कह रहा है फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ टीजे कॉर्पोरेशन। कंपनी का नाम है टीजे कॉर्पोरेशन एट जून 30 2016 और ऑथराइज कैपिटल है इज 22 मिलियन रुपीज डिवाइडेड इनटू 2000 शेयर्स, 2 लाख शेयर्स, ऑर्डिनरी शेयर्स। सर व्हाट इज ऑथराइज कैपिटल, ये हम फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इससे सब डिस्कस कर रहे हैं। और इसके बाद जब हम आगे बढ़ जाएंगे दूसरे सवाल सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ हम डिस्कस नहीं करेंगे। सर ऑथराइज कैपिटल क्या होता है और ऑर्डिनरी शेयर्स क्या होते हैं, इसको हम देख रहे हैं। ऑथराइज कैपिटल वो मैक्सिमम कैप होती है, वो मैक्सिमम कैप होती है जो एक कंपनी को अलाउ होती है कि वो उस हद तक अपने शेयर्स इशू कर सकता है। सर क्या मतलब, लेट्स से कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, जब बनी कंपनी ए है, वो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, कंपनी बनी, तो उसने अपने मेमोरेंडम में एक डॉक्यूमेंट होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसके अंदर कंपनी ये बताती है कि मैक्सिमम मैं कितना कैपिटल रेज करूंगी, यानी इस कंपनी को चलाने के लिए मैं कितना पैसा घर से लेकर आऊंगी। कैपिटल जिस तरह हमने पार्ट 1 में सोल प्रोप्राइटर के अंदर पढ़ा था कि वो सोल प्रोप्राइटर की इक्विटी होता है, कैपिटल होता है, इस तरीके से कंपनी के अंदर जो कैपिटल आता है, जो उसके मालिक होते हैं वो सोल प्रोप्राइटर नहीं होते, शेयर होल्डर्स होते हैं। और शेयर होल्डर्स जो कंपनी के अंदर पैसा लाते हैं वो इन द शेप ऑफ, इन द फेस ऑफ शेयर्स होते हैं, यानी पैसा वो इन्वेस्ट करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, उसके अगेंस्ट उन्हें शेयर्स मिलते हैं। तो वो कितनी हद तक पैसा ला सकते हैं, इसको कहते हैं ऑथराइज कैपिटल। आपका सवाल ये हो सकता है कि सर ये क्या बात हुई, मेरी कंपनी है, मेरी मर्जी में जितने भी पैसे लाऊं। बिल्कुल आपकी मर्जी, आप जितने भी पैसे लाएं, मगर आपको एक कैपिंग बतानी पड़ती है कि मैं इतने लाऊंगा और इससे ज्यादा लाना हो तो फिर आपको अपनी कैपिंग यानी ऑथराइज कैपिटल को इंक्रीज भी करवाना पड़ता है। अब लेट्स से एक कंपनी जिसने कहा था कि मैं 2 लाख रुपए ऑथराइज कैपिटल की हद तक लाऊंगी, यानी 200,000, 2 लाख तक मैं कैपिटल इंजेक्ट कर सकती हूँ, करूंगी, और उसके ऑर्डिनरी कैपिटल या ऑर्डिनरी शेयर्स हैं 1 लाख रुपए। तो इसका मतलब इस कंपनी जो 2 लाख तक ला सकती थी वो आज सिर्फ 1 लाख लाएगी, यानी मजीद 1 लाख ला सकती है। टीजे कॉर्पोरेशन के अंदर अगर हम देखें तो ऑथराइज कैपिटल है कंपनी का 2 मिलियन यानी 20 लाख रुपए, जो डिवाइडेड इनटू 2 लाख शेयर्स, यानी जो ऑथराइज कैपिटल होता है क्लास, इसको अगर मैं यहाँ पर आपको बता सकूं कि जो 2 मिलियन है ये ऑथराइज कैपिटल की अमाउंट है और वो डिवाइडेड है 200,000 शेयर्स में, ऑर्डिनरी शेयर्स में। इसका मतलब वैल्यू पर शेयर निकली मेरे पास 10 रुपए, यानी एक शेयर, यानी जिस मैंने अभी आपको बताया जब शेयर होल्डर पैसा लाता है तो किस फेस में लाता है, शेयर्स की सूरत में। तो एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए, यानी जब भी कोई शेयर होल्डर लाएगा तो जितने शेयर्स डालना चाहेगा हर शेयर की वैल्यू को हम 10 रुपए कहेंगे, और ये उसकी ऑथराइज कैपिटल है टीजे कॉर्पोरेशन की 2 मिलियन रुपए। और ऑर्डिनरी कैपिटल कितना है टीजे कॉर्पोरेशन का, तो इस सवाल में यकीनन गिवन होगा, ये आ रहा है पेड अप शेयर कैपिटल। दिस इज ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल सब एक ही होता है। और सर ये इस कंपनी का है 10,90,000, यानी 10,90,000 रुपए। 2 मिलियन ऑथराइज है, ऑर्डिनरी है 1,90,000 रुपीज, यानी जो डिफरेंस है इस हद तक कंपनी को अलाउ है 9,10,000 रुपए से कंपनी अब भी अपना कैपिटल यानी पैसा इन्वेस्ट कर सकती है। किसी को इसमें कंफ्यूजन हो तो लाजमी मुझसे पूछिएगा। अच्छा, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, इस सवाल को सॉल्व करने से पहले यहाँ जो आ रहा है 354,600 जो टोटल आ रहा है, अगर हम तमाम आइटम्स का टोटल करेंगे तो ये मैच नहीं करेगा।
इसलिए आप 600 रुपीज़ से बैलेंस आउट है, तो 65,000 को मैं सॉल्व करते वक्त 65,600 लूँगा, अदरवाइज़ मेरी बैलेंस शीट 600 से आउट रहेगी। अगर वो सारे बैलेंसेस में सही लूँगा तो बैलेंस शीट आउट रहेगी, अगर इस कंपोनेंट को सही ना किया तो आप खुद भी अपने पास कैलकुलेटर से जब कैलकुलेट करेंगे तो टोटल के कंपोनेंट्स में फ़र्क आ रहा है। अच्छा जी, जो ऑथराइज़्ड कैपिटल और शेयर कैपिटल का कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको दे दिया। अब मैं जा रहा हूँ इसको सॉल्व करने के लिए। अच्छा जी, बैलेंस शीट स्टेटमेंट्स के सवाल के अंदर सबसे अच्छी टेक्निक ये है कि जितने भी आपके पास पर्टिकुलर्स हैं, जो लाइन आइटम्स हैं, उसको आप देख लें कि ये बैलेंस शीट से पर्टेन करता है कि पी&एल से, तो आपको इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाते वक्त बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि कौन सा आइटम कब लेना है। तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जुलाई 1, 2015 यानी ये ओपनिंग स्टॉक है, और सर ओपनिंग स्टॉक का ताल्लुक प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से होता है, इनकम स्टेटमेंट से होता है, तो इसका मतलब बैलेंस शीट इसके आगे मैंने लिखा। सर कैश इन हैंड बैलेंस शीट का ताल्लुक है, कैश एंड बैंक का ताल्लुक बैलेंस शीट से है, अकाउंट रिसीवेबल का ताल्लुक बैलेंस शीट से है, परचेज का ताल्लुक इनकम स्टेटमेंट से है, सेल्स रिटर्न्स का ताल्लुक इनकम स्टेटमेंट से है, वेजेस का ताल्लुक इनकम स्टेटमेंट से है, एडवर्टाइजिंग का इनकम स्टेटमेंट, कैरीज ऑन सेल्स इनकम स्टेटमेंट, कैरीज ऑन परचेज इनकम स्टेटमेंट, बिल्डिंग का ताल्लुक बैलेंस शीट से, लैंड बैलेंस शीट से, मशीनरी बैलेंस शीट से, सैलरी एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट से, जनरल एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट से। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को मैं यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आपको बताऊंगा कि एट टाइम्स इसको ऑथर्स बैलेंस शीट भी लेते हैं, बैलेंस शीट का आइटम भी लेते हैं, लेकिन मैं इसको इनकम स्टेटमेंट का आइटम दूंगा। इंश्योरेंस एक्सपेंस भी इनकम स्टेटमेंट है, सेल्स भी इनकम स्टेटमेंट है, परचेज रिटर्न भी इनकम स्टेटमेंट है, पेड अप शेयर कैपिटल बैलेंस शीट का आइटम है, अकाउंट्स पेबल बैलेंस शीट का आइटम है, बॉन्ड्स पेबल बैलेंस शीट का आइटम है, रेंटल इनकम, इनकम का मतलब इनकम स्टेटमेंट, और रिटेन अर्निंग्स भी बैलेंस शीट कह लो या रिटेन अर्निंग के स्टेटमेंट के लिए यूज होगा, तो जब हम करेंगे इंशाल्लाह तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद जितनी भी एडजस्टमेंट्स गिवन होती हैं, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ रही है, जो एडजस्टमेंट्स गिवन है, इसके लिए भी बहुत अच्छा है कि आप नोट कर लें कि कौन सी एडजस्टमेंट्स किससे पर्टेन करती है। तो जब मैं मिसाल के तौर पे कैश इन हैंड आ रहा है, अब कैश इन हैंड के आगे मुझे पता है सवाल में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, जब अभी हम करेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा। तो मुझे सिंपल जब भी मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ तो कैश का बैलेंस उठा के मैंने बैलेंस शीट में रख देना है। लेकिन कोई ऐसी चीज हो जिसके लिए मुझे एडजस्टमेंट की हेल्प लेनी पड़े, तो मैं आगे अब लिखने जा रहा हूँ। पहली एडजस्टमेंट में देख रहा हूँ, वो कह रहा है क्लोजिंग इन्वेंट्री के वैल्यू 1,36,000 रुपए। तो सर इसका बैलेंस शीट के आइटम से भी ताल्लुक है और इनकम स्टेटमेंट से भी है, तो मैंने इसके आगे भी लिख दिया। और जितने मेरे पास बैलेंसेस हैं यहाँ पर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, तो मैंने इसको छोड़ दिया। सर मशीनरी एंड बिल्डिंग आर टू बी डेप्रिशिएटेड एट 10%। तो मशीनरी के आगे मैंने जाके लिख दिया कि जब भी मैं इसको छेड़ूंगा तो नोट नंबर 2 एडिशनल इन्फॉर्मेशन नंबर 2 एडजस्टमेंट नंबर 2 को देख लूंगा, तो मुझसे एडजस्टमेंट छूटेगी नहीं। सिमिलरली बिल्डिंग के भी। और इसके आगे मैंने लिख दिया बैलेंस शीट से भी इसका ताल्लुक है और इनकम स्टेटमेंट से भी इसका ताल्लुक है। सैलरीज फॉर द मंथ, सर सैलरी से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट गिवन है, इसका ताल्लुक इनकम स्टेटमेंट से भी है, इसका ताल्लुक बैलेंस शीट से भी है। और सैलरीज के आगे मैंने जाके लिख दिया कि जब भी तुम सैलरीज पर गुजरो तो एडजस्टमेंट नंबर 3 को लाजमी देख लेना। सर इंश्योरेंस इज पेड इन एडवांस टू द एक्सटेंट ऑफ ₹13,000। सर इंश्योरेंस 13,000 रुपए है जो भी है। इसके आगे अभी मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हेल्प कैसे, मतलब आसान कैसे इसको बनाया जाए। तो इंश्योरेंस के आगे जाके आपने नंबर 4 लिख दिया और इंश्योरेंस के आगे भी लिख दिया कि बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट पे इसका असिस्ट होता है, क्योंकि सर डबल एंट्री जब भी पड़ती है एडजस्टिंग की तो उसका ताल्लुक बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट दोनों से होता है, इसलिए मैं लिखे जा रहा हूँ। सर रेंट रिसीवेबल एडजस्टमेंट नंबर 5 आ रही है, रेंट के आगे लिख दिया, रेंटल इनकम के आगे एडजस्टमेंट नंबर 5 देख लेना। इसके आगे भी मैंने लिख दिया कि जब यहाँ पहुंचूंगा तो इसको इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दोनों एंगल से देखूंगा। कंपनीज डायरेक्टर्स डिक्लेयर 2,000 लाख कैश डिविडेंड एंड रिजर्व्स 1 लाख फॉर कंटीजेंसीज। सर इसका ताल्लुक किससे है, जब इस एडजस्टमेंट में पहुंचूंगा तब बताऊंगा, और इसके लिए मेरा लेक्चर नंबर 4 भी आप चाहें तो देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने इस पर डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि इसकी एंट्री कैसे बनती है और इसकी नेचर क्या है। अच्छा जी, तो अब सबसे पहले रिक्वायरमेंट हम सॉल्व करने लगे हैं इनकम स्टेटमेंट की, एंड देन रिटेन अर्निंग्स एंड देन बैलेंस शीट। चले आइए। सर टीजे कॉर्पोरेशन का जो सवाल है, मैं इसकी इनकम स्टेटमेंट बनाने लगा हूँ और टीजे कॉर्पोरेशन मैंने लिख दिया। इनकम स्टेटमेंट या आपको बिल्कुल इसी तरीके से लिखना होगा प्रॉपर, इसके मार्क्स होते हैं फॉर्मेट के। और सर फॉर द ईयर एंडेड, इनकम स्टेटमेंट के लिए हमेशा फॉर द ईयर एंडेड के वर्ड यूज होंगे, ना कि एज ऑन के, इसको याद रखिएगा। और फॉर द ईयर एंडेड एग्जामिनर ने लिखा है जून 30, 2016, तो मैंने भी यही लिख दिया। चलें जी, सर इनकम स्टेटमेंट बनाने लगे हैं हम, और मुझे पता है कि ये बिजनेस के अंदर सेल्स वेल्स गिवन है। अब मैं क्या करूंगा, सिंपल वो आइटम्स उठाना शुरू कर दूंगा। पहले मैं देखूंगा स्टार्ट से कि इनकम स्टेटमेंट के इस लिस्ट के अंदर बैलेंस शीट का आइटम कौन सा है, पीएनएल का आइटम कौन सा है। तो सबसे पहला आइटम जो मुझे मिला है वो है मर्चेंडाइज ओपनिंग इन्वेंट्री, और सेल्स भी आ रही है। तो सेल्स मैंने जाके सेल्स की जगह लिख दी, वैल्यू भी मैं नहीं छेड़ा। लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मुझे पता है फॉर्मेट के अंदर होता है, मैंने लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिख दिया। और सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, लिस्ट के अंदर से जो मुझे सबसे पहला बैलेंस मिला वो है ओपनिंग स्टॉक, और वो है सर मेरे पास
सबसे पहला बैलेंस है वो है 1,15,200। जैसे जैसे किसी बैलेंस को मैं यूज़ करता जाऊँगा, इसको मैं यहाँ से काटता जाऊँगा अपने सवाल के अंदर, पेपर के अंदर भी, कि मुझे पता लगे कि अब इसका कोई यूज़ नहीं है। सही है, इतने कलर्स इसीलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ कि आपको भी एग्जाम में पता हो कि आपने कौन सी चीज़ को कैसे काटना है। चाहे एक ही पेन से काटें, लेकिन आपको पता होना चाहिए। सर इसके बाद यकीनन कुछ परचेजेस का मामला होगा। तो सबसे पहले मैं सेल्स ढूंढ लेता हूँ। सेल्स मुझे मिल गई 19,75,000 रुपए। तो अगेन मैंने सेल्स को भी यहाँ से काट दिया कि अब सेल्स के ऊपर देखिए कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है। तो जब सेल्स के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सिंपल मैंने सेल्स की वैल्यू लेनी थी, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो बात हो गई खत्म। अब सेल्स के ऊपर हम कोई मजीद बात नहीं करेंगे। और यहाँ से भी हमने इसको काट दिया। सेल्स रिटर्न कोई आ रहा है कि नहीं मैं देखूँ, और मुझे सवाल के अंदर सेल्स रिटर्न मिल रही है 13,600 रुपए, और ये मैंने ले लिया 13,600 रुपए। तो सर यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा मिटा के आपको फिर से लिख के दिखा दूँ, 19,75,000 रुपए की ये वैल्यू थी, और लेस सेल्स रिटर्न मेरे पास आ रही है 13,600 रुपए। जब मैं इसको माइनस करूंगा तो नेट सेल्स आ जाएगी। सर एक सवाल ये भी है कि ऊपर सवाल में कैरी ऑन सेल्स आ रहा है, तो क्या मैं इसको यहाँ से माइनस करूँ या नीचे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से, ये आपकी चॉइस के ऊपर है। क्योंकि बीइंग अ प्रोफेशनल सारी कंपनीज प्रैक्टिकली उसको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से माइनस कर रही होती हैं, और कुछ कंपनीज सेल्स में से भी माइनस कर रही होती हैं। तो आपकी मर्जी है, मैं इसको यहीं से काट रहा हूँ क्योंकि यही पैटर्न हमारा फॉलो हो रहा है तकरीबन बीकॉम के अंदर। तो आप चाहें तो इसको यहाँ से भी दोनों प्रेजेंटेशन आ रोके कैरी ऑन सेल्स यहाँ से भी ले सकते हैं और ऊपर से भी ले सकते हैं। और सर ये आ रहा है 64,000 रुपीज़। और मुझे ये पता है कि इनके आगे कोई एडजस्टमेंट नंबर नहीं लिखा हुआ, तो सिंपल मैंने इनका बैलेंस उठाया और इसको यूज़ कर लिया, 64,000 भी काट दिया और सेल्स रिटर्न भी काट दिया। चलिए जी, तो मेरी यहाँ पर आ गई नेट सेल्स। इसको मैं अपने पास कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लूँ। 19,75,000 में से मैंने 13,600 माइनस करना है और 64,000 माइनस करना है, तो ये मेरे पास आ गया 18,97,400 नेट सेल्स आ गई। इसके बाद लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करूंगा। ओपनिंग स्टॉक अभी मैं ले चुका था। ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले सर आप पूरा लिखेंगे पेपर के अंदर, और ओपनिंग स्टॉक था मेरे पास जो भी मैंने ऊपर से लिया था, विच इज 1,15,200 रुपये। सर इसके बाद मुझे परचेजेस लेनी है, और परचेजेस की वैल्यू है जी सवाल के अंदर जो आ रही है 8,13,1500 रुपये। अब आप देखते जाइए, इतनी बड़ी जो लिस्ट थी बैलेंसेस की आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है, क्योंकि इनके आगे कोई अगर बैलेंस कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है और मेरा डेटा भी कम होता जा रहा है, तो मैं आसानी से इसको प्लॉट भी करता जा रहा हूँ, यानी सवाल सॉल्व करना आसान हो रहा है। ये एक टेक्निक होती है इनकम स्टेटमेंट्स के सवालों को करने की। इसके बाद सर मैं सवाल में देखूंगा कोई परचेज रिटर्न, कोई कैरीज इनवर्ड्स, तो बिल्कुल मुझे दिख रहा है कि परचेजेस के नीचे आ रहा है मेरे पास कैरीज ऑन परचेजेस 40,800 रुपये। इसको मैं यूज़ करूँगा। और कोई परचेज रिटर्न अगर हो सवाल में, सर परचेज रिटर्न भी है 10,000 रुपये, तो इन दोनों बैलेंसेस को यूज़ कर लेते हैं। आइए 40,800 रुपये कैरीज ऑन परचेजेस, और परचेजेस रिटर्न 10,000 रुपये से मैंने माइनस कर दिया, तो मेरे पास आ गया गुड्स अवेलेबल फॉर सेल 1,15,200, 8,13,500, 40,800, और उसमें से 10,000 माइनस किया, तो मेरे पास कैलकुलेटर में आ गया 959,900। आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा, 959,500। यह आ गया गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। सर इसमें से मेरा क्लोजिंग स्टॉक माइनस होता है, ऐसा ही है जनाब, बिल्कुल ऐसा ही है। और क्लोजिंग स्टॉक के लिए मेरे पास एडजस्टमेंट नंबर 1 गिवन है, और इसके अंदर लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक 1,36,000 रुपये। अब यहाँ पे मैंने इनकम स्टेटमेंट यूज़ कर लिया, मैंने काट दिया, बैलेंस शीट को नहीं काटा क्योंकि मैंने अभी यूज़ नहीं किया, तो इस तरह मेरी एडजस्टमेंट्स भी कंट्रोल में रहेंगी। 1,36,000 रुपये यहाँ पे मैं आया, और ये मैंने आ गया मेरा गुड्स 959 में से 1,36,000 जब मैंने माइनस किया, तो 8,23,500 रुपये मेरा आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और जब मैं इसको अपनी नेट सेल्स में से माइनस करूँगा, तो मेरे पास 1,073900 आएगा, विच इज़ माई ग्रॉस प्रॉफिट। सर ये मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, और ये मेरा है ग्रॉस प्रॉफिट। उम्मीद है आप लोग यहाँ तक साथ होंगे मेरे, और आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। सर इसके बाद मैं नीचे माइनस करूँगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर अगेन वही पूरी लिस्ट हम देखेंगे, और जहाँ जहाँ एडजस्टमेंट्स होंगी उसको यूज़ करेंगे।
ऊपर से देखो कैश इन हैंड का कोई ताल्लुक नहीं, कैश बैंक का कोई ताल्लुक नहीं, रिसीवेबल का कोई ताल्लुक नहीं, परचेज यूज हो चुका, सेल्स रिटर्न यूज हो चुका, वेजेस एक्सपेंस 1,69,600 मेरे पास आ रहा है और इसके आगे कोई भी एडजस्टमेंट का नंबर नहीं है, लिहाजा इसका मतलब ये स्ट्रेट मैंने वेजेस एक्सपेंस उठाना है और नीचे प्लॉट कर देना है। कितना आसान हो गया इनकम स्टेटमेंट का सवाल सॉल्व करना। सर इसके बाद फिर मैं ऊपर जाऊंगा और देखूंगा एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, उसके आगे भी कोई एडजस्टमेंट का रेफरेंस नहीं है, स्ट्रेट में आया 94,600 मैंने उठाए और मैंने यहाँ पर लिख दिया 94,600। उसके आगे किसी एडजस्टमेंट का तस्करा नहीं, मेरी ज़िंदगी भी आसान, आपकी भी आसान। इसको हमने उठाया और यूज़ करते गए। सर वेजेस भी काट दिया, एडवर्टाइजिंग भी काट दिया। सर इसके बाद सब कटा हुआ ही है, बिल्डिंग पर आए, बिल्डिंग के आगे लिखा हुआ है एडजस्टमेंट नंबर 2 देख लेना और एडजस्टमेंट नंबर 2 के अंदर लिखा हुआ है इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट भी। अब वो कह रहा है कि बिल्डिंग को हम डेप्रिशिएट करेंगे 10%, तो बिल्डिंग का 6,40,000 का डेप्रिसिएशन निकलेगा 10% से 64,000 और इसके बाद नीचे लैंड है, लैंड डेप्रिशिएट नहीं होती, फिर मशीन भी है, उसका एडजस्टमेंट नंबर भी 2 है, तो आते हैं उसको भी देख लेते हैं। 4 लाख उसकी वैल्यू है, तो 10% के हिसाब से 40,000 इसका डेप्रिसिएशन होगा। तो सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के आगे मैं लिख रहा हूँ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बिल्डिंग, बहुत अच्छा है। आप ब्रैकेट में इसको वर्किंग भी करके दिखाएं। 6,40,000 का 10% 64,000 और मशीनरी 4 लाख का 10% 40,000 रुपये। ये दोनों डेप्रिसिएशन की भी एंट्रीज हमने उठा ली और डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस के आगे लिख दिया। अच्छा जी, इसके बाद मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट से इनकम स्टेटमेंट काट दूंगा ताकि मुझे पता रहे कि सिर्फ बैलेंस शीट के लिए मैंने यूज़ करना। सर इसके बाद सैलरीज एक्सपेंस आ रहा है 3 लाख रुपए और इसके आगे रेफरेंस दिया हुआ है नोट नंबर 3 का। वहाँ पे वो कह रहा है सैलरीज फॉर द मंथ ऑफ जून अमाउंटिंग टू ₹30,000 और अनपेड, यानी 30,000 रुपए कुछ एक्सपेंस है सैलरीज जो अनपेड है यानी आउटस्टैंडिंग है और ऊपर मेरे पास डेटा में 3 लाख रुपए दिया हुआ है। तो 3 लाख रुपए तो दिया हुआ था और मजीद 30,000 रुपए आ गया है, इसका मतलब 3,30,000 रुपए का एक्सपेंस हो गया और क्लास लाजमी आप इसको ऐसे वर्किंग करके दिखाएंगे ब्रैकेट में। 3,30,000 रुपए से सैलरीज भी यूज़ हो गई और ये मैंने यहाँ से इसको काट दिया। अब से और यहाँ एडजस्टमेंट नंबर 3 के अंदर भी अगर मैं देखूँ तो इनकम स्टेटमेंट का एरिया मैंने ले लिया, बैलेंस शीट का रहता है, जब आप पहुँचूंगा तो लूँगा। इसके बाद जनरल एक्सपेंस आ रहा है, उसके आगे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 60,000 से मैं स्ट्रेट अवे लेता गया, 60,000 से मैंने ले लिया और ऊपर जाते ही मैंने जनरल एक्सपेंस का भी सफाया कर दिया। ये सवाल थोड़ा सा लेंदी है। अब आते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के ऊपर जिसका बैलेंस है 12,000 रुपए और इसके आगे मैंने लिखा है इनकम स्टेटमेंट। अगर आप कोई सॉल्व उठाएंगे या कोई दूसरा सोल्यूशन उठाएंगे तो शायद आपको ये फिक्स एसेट्स के अंदर भी मिले। तो पुरानी अकाउंटिंग के अंदर यकीनन ये फिक्स एसेट्स के अंदर ही क्लासीफाई किया जाता था, मगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अंदर अब इसकी ट्रीटमेंट चेंज हो चुकी है। आप कोई रेफरेंस लेना चाहे तो मैं उसको रेफरेंस भी कोट कर सकता हूँ। तो अब इसको एज एन एक्सपेंस यूज़ किया जाता है, तो इसकी बेहतर ट्रीटमेंट एक्सपेंस ही है और आप इसको एज एक्सपेंस ही ट्रीट कीजिए। ये भी कट हो गया। इंश्योरेंस एक्सपेंस के आगे आ रहा है नंबर 4 देख लीजिएगा। अब वहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपेंस है 1,04,900 रुपए और एडजस्टमेंट में लिखा है इंश्योरेंस इज पेड इन एडवांस टू द एक्सटेंट 13,000 रुपए। एंड कुछ इंश्योरेंस इस जो एक्सपेंस रिकॉर्डेड है उसमें से कुछ एडवांस बैलेंस है यानी प्रीपेड आइटम निकला। इसका मतलब तो इनकम स्टेटमेंट की जो एरिया है इंश्योरेंस का मैंने काटा और यहाँ पे मैं इंश्योरेंस एक्सपेंस जो 1,04,900 रुपए जो मेरे पास बैलेंस आ रहा है लिस्ट के अंदर, उसमें से 13,000 मैंने माइनस किया क्योंकि वो 13,000 एक्सपेंस नहीं मेरा प्रीपेड है, तो 91,900 मेरे पास एक्सपेंस आया। सर मैं ऊपर जाके देखूंगा अब क्या मजीद कोई एक्सपेंस बचा है, नहीं मेरे पास और कोई एक्सपेंस नहीं बचा। और अब मैं देखूं कि पेड अप शेयर कैपिटल है, अकाउंट्स पेबल है, बॉन्ड्स पेबल है जिसके आगे 10% लिखा हुआ है। सर इसका क्या मतलब होता है, जब भी आपको इस किस्म की कोई लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के साथ कोई परसेंटेज अगर गिवन हो तो इसका मतलब आपने उस पर कोई भी परसेंटेज गिवन है तो उस पर इंटरेस्ट बुक करना है। अब इसके आगे 10% लिखा हुआ है और 1 लाख इसकी वैल्यू है, इसका मतलब इंटरेस्ट एक्सपेंस आपने लाजमी रिकॉर्ड करना है। अब इसमें आपको कहीं ये भी ट्रीटमेंट मिलेगी, 1 लाख का 10% 10,000 होता है कि कहीं कहीं ऑथर्स या जो सॉल्व कर रहे होते हैं उसको यूज़ नहीं करते इसके एडजस्टमेंट में ना गिवन हो। लेकिन अच्छी प्रैक्टिस यही है कि आपने यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंस लाजमी बुक करना चाहिए। सर रेंटल इनकम का ताल्लुक इनकम स्टेटमेंट से है, इसको भी हम देखेंगे, लेकिन एक्सपेंसेस या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यहाँ पर आके हमारे खत्म हो गए। आइए इसको टोटल करते हैं कैलकुलेटर पे। 1,69,600, 94,600, 64,000, इसके बाद 40,000, इसके बाद 3,30,000, इसके बाद 60,000, then 12,000, then 91,900 and last one is 10,000। सर 8,72,100 रुपए आ रहे हैं और जब मैं इसको अपने ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस कर दूं 1,07,900
तो ये 2,01,800 रुपये मेरे पास आ रहा है। इसके अंदर मैं ऐड अदर इनकम करूंगा क्योंकि मेरे पास लिस्ट ऑफ बैलेंसेस के अंदर रेंटल इनकम दी हुई थी। जब मैंने रेंटल इनकम के पास गया, मैंने देखा तो रेंटल इनकम आ रही है सर मेरे पास यहाँ पर 1,80,000 रुपये। और अगर मैं एडजस्टमेंट डेटा के अंदर देखूँ, क्योंकि उसके आगे नंबर 5 मैंने रेफरेंस के तौर पे लिखा हुआ था, तो उसमें वो कह रहा है रेंट रिसीवेबल है 20,000 रुपये। इसका मतलब ये है कि 20,000 रुपये का रेंट अक्रूड है, आउटस्टैंडिंग है। तो मैं इसको जब लूँगा तो ये 1,80,000 से 20,000 ऐड होकर 2 लाख हो जाएगी, और इसका भी मैंने इनकम स्टेटमेंट का पोर्शन माइनस कर दिया। और सर ये हो गई 2 लाख रुपये अदर इनकम, और ब्रैकेट में मैं इसको भी बता दूंगा 180 प्लस 20,000। और सर ये मेरे पास आ गया 4,01,800 रुपये मेरा नेट प्रॉफिट, और मेरी इनकम स्टेटमेंट यहाँ पे हो गई कंप्लीट। अच्छा जी, इस सवाल की नेक्स्ट रिक्वायरमेंट जो थी वो थी स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग बनाने की। ये आपके कोर्स में फर्स्ट टाइम है जो पार्ट 2 पढ़ रहे हैं, तो आइए इसको भी बनाते हैं। सर रिटेन अर्निंग की स्टेटमेंट कैसे बनती है, बहुत सिंपल है। इसके कंपोनेंट्स पहले मैं लिख रहा हूँ, इसके बाद इसको सॉल्व करूंगा। ओपनिंग रिटेन अर्निंग आप उठाएंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे प्रॉफिट अगर प्रॉफिट हुआ होगा साल में, और माइनस कर देंगे लॉस अगर लॉस हुआ होगा। फॉर द ईयर होंगे दोनों, जो भी हुआ होगा। इस सवाल में प्रॉफिट हुआ है तो हम ले लेंगे या ऐड कर देंगे, सिंपल। इसके बाद आप इसमें से डिविडेंड की अमाउंट, कैश डिविडेंड हो चाहे कैश हो चाहे स्टॉक हो, ये मैं अपने पिछले लेक्चर नंबर 4 आप उसको देखिएगा, डिविडेंड की टाइप्स मैंने उसमें डिस्कस किए हैं, उसको दोनों को माइनस करेंगे। और कोई रिजर्व्स हैं किसी भी टाइप के, उसको ऐड कर लेस करेंगे। रिजर्व्स फॉर लेट्स से कंटिजेंसीज, जो माइनस करेंगे अगर वो आपने बनाया है, तो क्लोजिंग रिटेन अर्निंग आ जाएगी, और इसको हम लेके जाएंगे अपनी बैलेंस शीट के अंदर इक्विटी पोर्शन में। तो आइए इस सवाल की टीजे कॉर्पोरेशन की हम स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग बनाते हैं। टीजे कॉर्पोरेशन स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स, और फॉर द ईयर एंडेड 30/2016, ईयर एंडेड जून 30/2016। सर ओपनिंग रिटेन अर्निंग का बैलेंस सवाल में गिवन है, अभी हम इसको यूज करेंगे, जिसमें मैंने एडजस्टमेंट भी करवाई थी अगर आपको याद हो, क्योंकि आपकी ट्रायल बैलेंसेस की फिगर्स मैच नहीं थी। 65,600, अब मैं इसको भी काट दूंगा, इसका भी कोई यूज़ नहीं है, आप देख सकते हैं कितना आसान हो जाएगा चीज़ें जब कम से कम होती जाएंगी। 65,600। सर इसके अंदर अभी मैंने आपको बताया ऐड प्रॉफिट फॉर द ईयर, मैं ऐड कर दूंगा, और प्रॉफिट फॉर द ईयर मुझे हुआ है इनकम स्टेटमेंट से मैं देखूंगा। सर ये मुझे हुआ है 4,01,800 रुपये। और इसमें से मैं देखूंगा सवाल में कोई डिविडेंड या कंटिजेंसीज की या कोई रिजर्व्स की तो ट्रीटमेंट नहीं है, तो अगर है तो मैं उसमें से माइनस करूंगा। अब आप देखें एडजस्टमेंट नंबर 6 आ रही है, उसमें कह रहा है कंपनी के डायरेक्टर्स डिक्लेयर्ड 2 लाख कैश डिविडेंड एंड रिजर्व्स 1 लाख फॉर कंटिजेंसीज। सर अगर यहाँ पे प्रोपोज का वर्ड होता तो मैं इसको माइनस ना करता। सर प्रोपोज का मतलब, इसमें मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा डिटेल से, लेक्चर नंबर 4 पे भी मैंने बताया कि इसमें फर्क क्या होता है, बहुत ब्रीफ सा बताया, इसमें पूरी डिटेल में वीडियो बनानी है मैंने। बस आप यहाँ पे ये समझ लीजिए अगर प्रोपोज का वर्ड है तो मैं इसको माइनस नहीं करूंगा, डिक्लेयर्ड जब आएगा तब माइनस करूंगा। तो डिक्लेयर्ड कैश डिविडेंड 2 लाख रुपए आ रहा है, तो मैं यहाँ पे कैश डिविडेंड 2 लाख रुपए से माइनस कर दूंगा। और रिजर्व्स फॉर कंटिजेंसीज शायद लिखा हुआ था, बिल्कुल रिजर्व्स और कंटिजेंसीज 1 लाख रुपए, इसको भी मैंने इससे माइनस करना है 1 लाख रुपए। और सर जब ये मैंने सब माइनस कर दिया प्लस कर दिया, आपने इसको कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। 65,600 प्लस 401,800 माइनस 300,000, 1,67,400। सर मेरी क्लोजिंग रिटेन अर्निंग आ रही है, जिसको मैं यूज करूंगा अपनी बैलेंस शीट के लिए। सर अब मैं बैलेंस शीट बनाने जा रहा हूँ टीजे कॉर्पोरेशन की। टीजे कॉर्पोरेशन बैलेंस शीट। अगर आपको इस लेक्चर से फ़ायदा हो रहा है तो आप लाजमी इसको दूसरों से भी शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। एज ऑन 30 जून 2016 सर बैलेंस शीट के लिए लाजमी एज ऑन के वर्ड्स यूज़ होंगे, और आपको ये भी ख्याल रखना है फॉर्मेट्स का भी, ये वर्डिंग्स यूज़ करनी है। तो एक तरफ एसेट्स की साइड होती है बैलेंस शीट में, एक तरफ इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ की साइड होती है। एसेट्स में पहले नॉन करेंट एसेट्स और फिर करंट एसेट्स,
और लाइबिलिटीज में पहले नॉन करंट लाइबिलिटीज, फिर करंट लाइबिलिटीज एंड देन इक्विटीज, इक्विटी पोर्शन। फाइन सर, नॉन करंट एसेट्स से सवाल के अंदर मुझे पता है लैंड, बिल्डिंग और मशीनरी थे। अब मैंने लैंड को, बिल्डिंग भी उठा लिया 640, लैंड भी उठा लिया 2 लाख और मशीनरी 4 लाख। इसको मैं स्ट्रेट यहाँ पे लेके आता गया, बिल्डिंग लेकर आया 6,40,000 और इसमें से मैंने लेस अलाउंस और डेप्रिसिएशन माइनस किया जो मैंने इनकम स्टेटमेंट के अंदर यूज़ किया था, आपको भी याद होगा 64,000। और मैं इसकी वैल्यू भी लिखूंगा लैंड, और तीसरा है मेरे पास बिल्डिंग विच इज 4 लाख लेस अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 40,000 जो इनकम स्टेटमेंट से आप रेफर कर सकते हैं, और 3,60,000 रुपये यहाँ पे आ जाएगा। और ये आएगा 64 में से, जब मैं 6,40,000 में से 64 माइनस करूँगा तो 5,76,000 रुपये आएगा मेरे पास बिल्डिंग। और सर लैंड की वैल्यू अगर मैं देखूँ, मेरे पास थी 2 लाख रुपए, और ये मेरे नॉन करंट एसेट्स हुए कंप्लीट। बाकी पूरे सवाल में मुझे कहीं नॉन करंट एसेट्स नहीं दिख रहे थे, और सर के हैं 11,36,000 के। करंट एसेट्स पर मैं आऊँ तो करंट एसेट्स में सबसे पहले अच्छा ये कि आप लिखें क्लोजिंग स्टॉक को, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जिसको हम कहते हैं। फिर अकाउंट रिसीवेबल को लिखें, ये एक अच्छी प्रैक्टिस है जो प्रैक्टिकली कंपनीज फॉलो करती हैं। अकाउंट रिसीवेबल को लिखें, इसके बाद आप प्रीपेड आइटम्स को लिखें, इस सवाल में कुछ रिसीवेबल्स हो, और आखिरी में कैश इन हैंड और कैश इन बैंक को लिखें। कैश इन हैंड को सबसे आखिरी में लिखें और कैश इन बैंक लिखें। सवाल के अंदर अब बैलेंसेस हम उठाना स्टार्ट कर रहे हैं स्टार्टिंग से। तो सबसे पहले आ रहा था कैश इन हैंड 1,45,800 और कैश इन बैंक 82,600। तो पहले तो मैं इनको लिख दूँ 82,600 और 1,45,800, और मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, और ये यहाँ से मैं इसको काटता गया, और ये चीज़ भी मेरी कंप्लीट हो गई। सर रिसीवेबल का बैलेंस आ रहा है 2,90,000 रुपये, और इसके अगेंस्ट कोई अलाउंस ऑफ बेडेट्स नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। मैंने स्ट्रेट 2,90,000 रुपये लिख के उसको भी वहाँ से काट दिया कि ये चीज़ भी कंप्लीट हो गई। सर क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट थी, अब इसका कंप्लीट यूज़ मुकम्मल हुआ बैलेंस शीट के आइटम के साथ। 136 में लिख दूंगा, डेप्रिसिएशन को मैं यूज़ कर चुका, मैंने इनको भी काट दिया। पूरा सवाल एंड में आते आते कट चुका होगा, और आपको पता होगा कि आपने सब यूज़ कर लिया है, तो जब आप ट्राई कर दोगे बैलेंस शीट तो इंशाल्लाह कोई चीज़ मिस नहीं होगी। सर अब मेरे पास इस सवाल में क्या रह गया है, बैलेंस शीट के एसेट साइड्स को अगर मैं देखूं तो यहाँ पे तो मुझे इस पूरी लिस्ट में कुछ भी नहीं दिख रहा, सिवाय रेंटल इनकम के 5वें पॉइंट पे अगर मैं आऊं तो मेरे पास बैलेंस शीट में मैंने आपसे कहा था कि 20,000 रुपए रेंट रिसीवेबल आ रहा है, तो मैं वो ले लूंगा। सैलरीज के लिए पेबल की बात थी तो अभी मैं नहीं देख रहा। इंश्योरेंस एडवांस थी, प्रीपेड थी, तो सर एक प्रीपेड इंश्योरेंस है 13,000 और रेंट रिसीवेबल है 20,000। प्रीपेड इंश्योरेंस 13,000 और रेंट रिसीवेबल है 20,000 रुपए। सर यहाँ पर आके मेरा करंट एसेट्स का आइटम खत्म हुए। सर मैं इनका टोटल करूँ, अगर 1,36,000 प्लस 290 प्लस 13 प्लस 82.6 प्लस 145.8 विच इज 667,400, और अगर मैं टोटल करूँ एसेट्स को और इसको तो ये कुछ बन रहा है। सर आप अभी से टोटल कर रहे हैं, चले बाद में कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। सर नॉन करंट लायबिलिटी सवाल में एक बॉन्ड्स पेबल गिवन थी, अगर आपको याद हो 1 लाख रुपए, वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। और करंट लायबिलिटीज में हमने इसी बॉन्ड्स पे एक इंटरेस्ट अक्रू किया था, तो इंटरेस्ट पेएबल 10,000 रुपये जो उस पर 10% था। बाकी अकाउंट्स पेएबल सवाल में आ रहा है, वो मैंने उठा लिया, ये रहा, और वो है 1,26,000 रुपये। और सैलरीज पेएबल की एक एडजस्टमेंट थी 30,000 रुपये से, और इन सब का टोटल अगर मैं कर लूँ तो 10, 126 और 30, दैट्स इट। 166,000 मेरी करंट लायबिलिटीज है। मैं थोड़ा साफ करके लिख दूँ, बहुत लेंदी सवाल है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी मेरे साथ साथ उसको सॉल्व कर रहे होंगे और आपको समझ भी आ रहा होगा। बॉन्ड्स पेबल भी मैंने यूज कर लिया। अब मेरे पास सिर्फ इक्विटी का क्वेश्चन रह गया है क्लास, और इक्विटी में मैंने आपको बताया था कि स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स हम कुछ एरिया उठा के लेके जाते हैं, और कुछ एरिया हम लेके जाते हैं जो सवाल से भी हम देखेंगे। अच्छा जी, करंट लायबिलिटीज के अंदर एक डिविडेंड पेबल भी आना चाहिए था जो हम लेना भूल गए, तो पहले उसको भी ले लेते हैं, क्योंकि इसकी जो एंट्री बनी होगी वो बनी होगी रिटेन अर्निंग्स डेबिट और डिविडेंड पेबल क्रेडिट जो डायरेक्टर्स ने डिक्लेयर किया है, और वो है तकरीबन यहाँ पे आ रहा था 2 लाख रुपए, ये भी मैंने ले लिया। और अगर मैं इसका टोटल करूँ अगेन तो 2 लाख प्लस 30 प्लस 126 प्लस 10 दिस इज 366। अच्छा जी, अब हम आते हैं इक्विटी के पोर्शन के अंदर। जब भी आप इक्विटी की हेडिंग डालेंगे तो कंपनी अकाउंट्स में ऑथराइज कैपिटल की हेडिंग डालेंगे,
और उसके आगे लिखेंगे जो इसकी वैल्यू है सवाल के अंदर दी हुई है 2 मिलियन, और इसके आगे लिखेंगे 200 शेयर्स एट द रेट रुपीज 10 ईच। ये आपको सवाल के अंदर डेटा गिवन होगा, जो हमने सवाल के स्टार्ट में डिस्कस भी किया था, मैं फिर से पढ़ा भी दूं। पहली लाइन में लिखा हुआ था ट्रायल बैलेंस ऑफ टीजे कॉर्पोरेशन एट ऑथराइज्ड कैपिटल की वैल्यू डिवाइडेड इनटू शेयर्स। ये सिर्फ कंपनी के अकाउंट्स में फेस बैलेंस शीट पे बतानी होती है और इसको हम यहीं क्लोज भी कर देते हैं। ये हमारी नेट टोटल्स का या नेट कोटिंग्स का हिस्सा नहीं होता। सर इसके बाद हम आते हैं ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, हम लिखते हैं ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्या होता है, इस पर हमने डिस्कस किया आज। और ये सवाल में कितना गिवन है, ये गिवन है मेरे पास 1090,000, ये भी कट गया यहाँ से आज 1090,000, 1090,000। और सर रिटेन एंडिंग्स का क्लोजिंग बैलेंस मैंने अपनी स्टेटमेंट से उठाना है, जो आ रहा था मेरे पास 167,400। अच्छा जी, एक इसके अंदर जो भी हमने रिजर्व्स बनाए थे, जिस तरह अभी हमने रिटेन एर्निंग्स में से डिविडेंड माइनस किया था, तो ये करंट लायबिलिटी में चला गया, ये जाएगा मेरा इक्विटी पोर्शन में। तो रिजर्व्स और कंटिजेंसीज 1 लाख मेरा इक्विटी में आ जाएगा, रिजर्व्स और कंटिजेंसीज। और अब मैं इसका टोटल करूंगा इक्विटी पोर्शन का, which is 1090 plus 167.4 plus 100,000, और ये बन रहा है 1357,400। अब आप इन सबको पूरा पूरा टोटल कीजिए, मैं भी कर रहा हूँ, उम्मीद हमारी बैलेंस शीट टाई होगी। सर मैंने 1357,400 लेना है, 366 लेना है, सर टोटल में इसको मैंने नहीं लेना, और 100,000 लेना है, 366 प्लस 100,000, तो सर ये टोटल बन रहा है 1823,400। सर सिमिलरली इसका और इसका जब मैं टोटल करूंगा करंट और नॉन करंट का, तो 11,36,000 प्लस 667.4, और ये बन रहा है 1803,400। अब सर देखिए मेरी बैलेंस शीट 20,000 रुपये से आउट है, और मुझे फौरन से याद आ गया कि रेंट रिसीवेबल का जो 20,000 लेना था वो मैं लेना भूल गया। जब मैंने लिख तो लिया था लेकिन फिगर लिखना भूल गया, तो इसका टोटल गलत हो गया होगा। अब मेरी बैलेंस शीट टाई हो गई होगी, जस्ट 1823,400। तो क्लास ये था 2016 का रेगुलर एक लेंथी लेक्चर। मुझे उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ आया होगा। इसमें कोई भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, लोगों से शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और आपको जो भी सवाल सॉल्व करना हो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं इंशाल्लाह इसको सॉल्व करूंगा। बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।